चलो। हेलो दोस्तों, मैं के राज क्लास 12 केमिस्ट्री टॉपिक द सॉलिड स्टेट का पार्ट 3 लेकर आया हूँ। इसके पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 यूट्यूब चैनल पर लोड कर दिया गया है, जिसमें बताया गया है कि सॉलिड क्या है, इसकी क्या विशेषता है तथा यह कितने प्रकार के होते हैं, क्रिस्टलीय अक्रिस्टलीय सॉलिड में क्या अंतर है, क्रिस्टलीय सॉलिड जो होता है वो कितने प्रकार के होते हैं और उन प्रकारों की क्या विशेषता है। आज पार्ट 3 में हम आप लोग को क्रिस्टलीय जालक पढ़ाने जा रहे हैं। इसके पहले मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं जब भी वीडियो डालूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले और आप अधिक से अधिक इसका लाभ उठाएं। तो देखेंगे कि क्रिस्टल जालक होता क्या है। सॉलिड जो होते हैं वे अवयवी कणों के प्रबल आकर्षण बल द्वारा जुड़े होते हैं, यानी सॉलिड में जो अवयवी कण होते हैं वो प्रबल आकर्षण बल द्वारा एक दूसरे से जुड़े होते हैं, जिसके कारण सॉलिड अत्यंत दृढ़ एवं उनके बीच रिक्त स्थानों की संख्या कम होती है। तो जो अवयवी कण होते हैं सॉलिड के वे परमाणु, अणु या आयन होते हैं, यानी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, एटम, मॉलिक्यूल्स और आयन होते हैं जो आपस में प्रबल आकर्षण बल द्वारा जुड़कर सॉलिड का निर्माण करता है। सॉलिड पदार्थ के एक अवस्था है। पदार्थ की 3 मूल अवस्थाएं होती हैं: सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। 2 अन्य अवस्था भी होती है जो आप पिछले क्लास में पढ़े होंगे। चौथी अवस्था प्लाज्मा होती है और पंचमा अवस्था BEC होते हैं, जिसे बोस आइंस्टीन कंडेंसेट कहते हैं। तो देखेंगे कि जो अवयवी कण होते हैं वे एक त्रिविमीय विन्यास के रूप में सजे होते हैं, यानी इस तरह से जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होता है, ये कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल सज कर एक जालक का निर्माण कर लेता है, एक लैटिस का निर्माण कर लेता है, जिसे हम क्रिस्टल लैटिस कहते हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि कोई भी परमाणु, अणु या आयन का, यानी परमाणु, अणु या आयन का जो त्रिविमीय जो विन्यास है उसे हम क्रिस्टल जालक या त्रिविमीय जालक कहते हैं। आप पता होगा कि एक परमाणु, अणु, आयन जो है एक पदार्थ के क्या है, अवयवी कण है, जिससे मिलकर पदार्थ बनता है। इन्हीं के बीच प्रबल आकर्षण बल होता है। ब्रेवे नामक वैज्ञानिक ने बताया कि क्रिस्टल जालक की जो संख्या होती है वह कितने होते हैं? 14 होते हैं। अब हम देखेंगे कि जो क्रिस्टल जालक है वे उसको हम डिनोट करने के लिए अवयवी कण को एक पॉइंट से डिनोट करते हैं, मतलब एक पॉइंट के द्वारा अवयवी कण को क्रिस्टल जालक में डिनोट किया जाता है, जिसे हम जालक बिंदु या लैटिस पॉइंट कहते हैं। लैटिस पॉइंट क्या है? क्रिस्टल, जो भी क्रिस्टल होता है उसमें जो अवयवी कण होते हैं, तो अवयवी कण को जिस बिंदु द्वारा दर्शाया जाए, यानी जिस बिंदु द्वारा हम दर्शाते हैं, निरूपित करते हैं, डिनोट करते हैं क्रिस्टल जालक में, जैसे आप क्रिस्टल जालक में अवयवी कण ऐसे ऐसे जुड़े होते हैं, और इसको अब दिखाने के लिए जिस पॉइंट का हम प्रयोग कर लेते हैं वे पॉइंट, यानी कहा जाए तो ये जो चित्र आप देख रहे हैं ये आपका लैटिस, क्रिस्टल लैटिस है। ये क्या है? क्रिस्टल लैटिस है। और ये जो एक बिंदु आप देख रहे हैं ये आपका जालक बिंदु है। जैसे आप रियल लाइफ में भी देखें, एक मकान को आप क्रिस्टल जालक कह सकते हैं, और उस क्रिस्टल जालक को में जो हम इस मकान का जिस पॉइंट द्वारा हम उसको प्रदर्शित करेंगे, जैसे मान लिया जाए कि ईंट है या उसकी दीवार जो है, तो दीवारों के द्वारा एक मकान का निर्माण होता है, तो वह जालक बिंदु होगा। और उसकी छोटी जो सबसे इकाई होगी जैसे ईंट, तो उसका यूनिट सेल होगा। आगे हम बताएंगे कि यूनिट सेल क्या होता है। उसके पहले जानेंगे कि समनव्य संख्या क्या है।
यानी उप सहसंयोजक, 190 संख्या को उप सहसंयोजक संख्या भी कहा जाता है, जिसे कोऑर्डिनेशन नंबर से जाना जाता है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्रिस्टल लैटिस से रिलेटेड है कि आप इस चित्र को देखें, तो इस चित्र में कोई अवयवी कण को आप लें, जैसे मान लिया जाए कि आप इस तरह के अवयवी कण लेते हैं। आप यहाँ पे फिर से हम चित्र बना के बताते हैं कि जो अवयवी कण है दो तरह से सजा सकते हैं। अवयवी कण को जो होते हैं वो दो तरह से सजे होते हैं। अगर अवयवी कण इस रूप से सजा हो तो यहां पे कोऑर्डिनेशन नंबर की संख्या 6 होगी। कैसे हो? अगर इस अवयवी कण को देखा जाए तो ए अवयवी कण है जो अन्य 6 अवयवी कणों से जुड़े हुए। संगत कोऑर्डिनेशन नंबर का डिफिनेशन ही होता है कि कोई अवयवी कण अन्य जितने अवयवी कणों से जुड़े होते हैं वह उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 190 संख्या या उप सहसंयोजक संख्या कहलाता है। आप इस चित्र में देख रहे हैं तो इसका जो 190 संख्या होगा वो 6 होगा और जिस क्रिस्टल का 190 संख्या 6 होती है उसका ज्योमेट्री हेक्सागोनल होता है। जैसे ग्रेफाइट, आप जानते होंगे कि ग्रेफाइट की जो संरचना होती है वो षष्ठफलकीय होती है, हेक्सागोनल होता है। और यदि कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल इस प्रकार से सजा, कोई क्रिस्टल में यदि कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल उसके नीचे नीचे इस प्रकार से सजा तो इस प्रकार सजे होने के कारण अगर किसी एक क्रिस्टल को देखा जाए, जैसे आप इसको देख, यहां साफ साफ पता नहीं चल रहा है, आप फिर से देखिए, ये जो अवयवी कण है इस प्रकार से यदि सजा होगा, इसके नीचे नीचे होगा, इस प्रकार से यदि सजा होगा तो आप इसको देखें, ए किससे स्पर्श कर रहा है? इस अवयवी कणों से इसका कोई संबंध नहीं। 1 2 3 और 1 2 3 और 4, तो इस केस यहाँ पे इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा और जिस क्रिस्टल का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है उसका ज्योमेट्री जो होते हैं टेट्राहेड्रल होता है, चतुष्फलकीय। जैसे आप ग्रेफाइट को देखें, ग्रेफाइट की संरचना चतुष्फलकीय होता है और चतुष्फलकीय होने के कारण ही ग्रेफाइट अधिक चमकीला होता है, मजबूत होता है, कठोर होता है। तो इसकी डिफिनेशन देखा जाए तो 190 संख्या है जो किसी क्रिस्टल के किन्हीं अवयवी कणों को घिरे हुए अन्य कणों की संख्या को हम सहसंयोजक संख्या या 190 संख्या, उप सहसंयोजक संख्या या कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। एक बार हम फिर से देखेंगे क्रिस्टल जालक क्या। तो क्रिस्टल जालक जो होता है वो अवयवी कणों के जो सजावट होती है उस सजावट को हम क्रिस्टल जालक कहेंगे और उस क्रिस्टल जालक में जो अवयवी कण होते हैं उसको डिनोट करने के लिए जिस पॉइंट का यूज किया जाता है, जैसे इसको डिनोट करने के लिए जो पॉइंट लगाया जाता है उस पॉइंट को जालक बिंदु कहते हैं। और कोई अवयवी कण किसी अन्य संख्या से घिरे होते हैं वह उसका कोऑर्डिनेशन संख्या कहलाता है। जैसे आप चित्र इसमें देख रहे हैं और यहाँ 6 से घिरा हुआ, इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा। और इस चित्र में एक कण जो है 4 अन्य कणों से घिरे हुए, इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा। अब देखेंगे यूनिट सेल। यूनिट सेल क्या है? तो किसी क्रिस्टल जालक की छोटी सी छोटी इकाई जिसे बार बार पुनरावृत्ति होता है उसे हम यूनिट सेल कहते हैं। जैसे कोई क्रिस्टल ले लेते हैं, मान लो कि कोई क्रिस्टल है जिसके परमाणुओं की संख्या यानी उसके जो अवयवी कण है इस प्रकार, अगर इसके ऊपर भी होगा, इसके ऊपर भी होगा। अगर इसकी कल्पना किया जाए, एक क्रिस्टल हो गया और आपको जानते करते हैं कि इस क्रिस्टल को जिस बिंदु द्वारा दर्शाया जाता है उसको हम लैटिस पॉइंट कहते हैं। आप प्रैक्टिकली देखें तो एक दीवार में जो ईंट लगा होता है वह उस यूनिट सेल होता है।
दीवार को आप लैटिस पॉइंट मान, जालक बिंदु, लैटिस, क्रिस्टल लैटिस, और उसको जिस बिंदु से दर्शाएंगे वो जालक पॉइंट हो जाएगा। आप देखेंगे कि इस परमाणु की संख्या यानी का जो इस प्रकार सजा हुआ है, इसको कल्पना करके अगर हम इसको बाहर निकालते हैं तो कुछ इस प्रकार से आएगा। एक क्यूब प्रकार के छोटा सा भाग बाहर निकल जाएगा, जिसे हम यूनिट सेल कहते हैं। यानी क्रिस्टल जालक की छोटी इकाई। तो क्रिस्टल जालक को अगर इस देखें तो यहाँ परमाणुओं की संख्या को अगर व्यवस्थित कर दिया जाए तो ये क्यूब की तरह छोटी इकाई, जैसे दीवार में ईंट होता है उस तरह से ही बाहर निकलेगा। तो इस यूनिट सेल की जो फिगर होता है 3 डायमेंशनल होता है। अगर इसको अक्ष पर दिखाया जाए तो एक अक्ष होंगे जिसकी लंबाई को ए से डिनोट किया जाता है, ये बाई अक्ष होगा जिसकी लंबाई को बी से डिनोट किया जाता है, यह जेड अक्ष होगा जिसकी लंबाई को सी से डिनोट किया जाता है। अब इस यूनिट सेल में अगर देखेंगे कि कोनों की संख्या कितनी होती है, किनारों की संख्या कितनी होती है तथा फलकों की संख्या कितनी होती है, तो एक यूनिट सेल में जैसे आप एक ईंट को ले लें तो उसमें आप कोण देखेंगे तो इसमें कोण की जो संख्या होगा 8। कैसे? 1 2 3 4 5 6 7 8। और यदि इसके किनारों की बात किया जाए तो इसमें किनारों की जो संख्या होगा 12 होगा। 1 2 आप चित्र में देखेंगे कि जैसे चित्र में एक किनारा 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, ये आपका यूनिट सेल के किनारों की संख्या है। और एक यूनिट सेल में जो फलक होते हैं यानी जो उसका फेस होता है वे 6 होते हैं। जैसे ऊपर एक फलक नीचे, दूसरा फलक, तीसरा, चौथा, पांचवा और एक आगे की ओर देखें 6। जैसे आप एक रूम को देखें, एक रूम में कितने फलक होते हैं? एक इस साइड, एक आप देख रहे हैं उस साइड, 2, एक नीचे ऊपर, 2 2 4 और एक इधर देख रहे हैं फलकों की संख्या और एक इधर 6 फलक होंगे। अब हम देखेंगे कि जो यूनिट सेल है उसे कितने वर्गों में बांटा गया है। तो यूनिट सेल को जनरली 2 वर्गों में बांटा गया है, एक सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल और एक सेंटर्ड यूनिट सेल। तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल किसे कहेंगे? जिस यूनिट सेल में परमाणुओं की जो संख्या होती है वो यदि कोनों पर केवल उपस्थित हो, जैसे इस एक कोना हो गया, इस कोना पर खाली अगर उपस्थित रहेगा परमाणुओं की संख्या तो हम उसको कहेंगे सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। उसे प्राइमरी क्यूबिक यूनिट सेल भी कहा जाता है। इसे शॉर्ट में देखा जाए तो SCC भी कहते हैं। अब देखेंगे कि सेंटर्ड यूनिट सेल किसे कहते हैं। तो सेंटर्ड यूनिट सेल वैसे यूनिट सेल होते हैं जिसमें परमाणु जो होते हैं वे कोण के अलावा, मतलब ये आंखों कोण जो हुआ, ये कोण के अलावा अन्य भाग पर उपस्थित होते हैं। जैसे आप यूनिट सेल के फलक पर उपस्थित हो, बॉडी पर उपस्थित हो, एंड पॉइंट पर उपस्थित हो। यदि कोई यूनिट सेल के परमाणुओं की संख्या कोण के अलावा फेस पर तो उसको FCC कहेंगे। कोण के अलावा अगर बॉडी पर हो तो उसको BCC कहेंगे। अगर कोण के अलावा उसके एंड पॉइंट पर हो तो उसे हम ECC कहेंगे। ECC इसका फुल फॉर्म की बात किया जाए तो फेस क्यूबिक सेंटर्ड यूनिट सेल, बेस क्यूबिक सेंटर्ड यूनिट सेल, बॉडी और एंड क्यूबिक सेंटर्ड यूनिट सेल होगा। अब हम देखेंगे कि सभी यूनिट सेल में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है। तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल किसे कहेंगे? जिसमें परमाणुओं की संख्या केवल कोण पर हो। जैसे मान लो कि कोई यूनिट सेल है तो इसमें परमाणुओं की संख्या केवल किनारों पर होता है। तो किनारों पर रहने के कारण इसमें जो टोटल
नंबर ऑफ एटम होगा उसको यदि निकाला जाए तो परमाणुओं की संख्या इसमें देखेंगे तो ये हो जाएगा किनारों के लिए 1/8 और 8 किनारों पर 8 होता है और कहीं नहीं होता, इसलिए 8 से 8 कट गया, बाकी 1, यानी एससीसी में परमाणुओं की संख्या कितना होता है? 1 होता है। एफसीसी की यदि बात किया जाए तो एफसीसी में जो परमाणुओं की संख्या होगा तो पहले इसको चित्र से देखेंगे कि इसमें यह यूनिट सेल है और इसमें परमाणु की संख्या जो होते हैं वे 8 कोण के अलावा एक यूनिट सेल में कितने फेस होते हैं? 6, अभी बताया आपने। तो अगर 8 कोण के अलावा अगर 6 फेस पर भी उपस्थित हो, जैसे ऊपर आप देख रहे हैं 6 फेस, तो यदि 6 फेस पर अगर उपस्थित हो तो हम उसको कहेंगे एफसीसी। तो इसमें परमाणुओं की संख्या देखेंगे तो 1/8 8 किनारा पर है और 1/6 1/2 6 फेस पर, क्योंकि एक फेस में 2 भाग होगा, 8 से 3 से 8 से 1 मर गया, 2 से 6 3 मरतबे मर गया, 1 + 3 = 4, यानी एफसीसी में परमाणुओं की संख्या 4 होती है। यदि बीसीसी की बात की जाए तो बीसीसी में क्या होगा कि यह एक यूनिट सेल है और इसमें जो परमाणु उपस्थित होते हैं वे 8 कोण के अलावा वर्टी पे होते हैं। तो 8 के लिए 1/8 8 पर उपस्थित है और 1 वर्टी पर उपस्थित है। इस प्रकार इसमें परमाणुओं की संख्या 2 होगी। उसी प्रकार अगर यहां देखा जाए बीसीसी तो ईसीसी में जो परमाणु जो होते हैं वो यूनिट सेल के 8 किनारों के अलावा 8 कोण के अलावा, जो 8 कोण देख रहे हैं ये 8 कोण के अलावा इन पॉइंट पर होते हैं, जैसे ऊपर एक नीचे। तो फलक पे 1/2 हुआ तो 8 का हो गया 8 1/8 इससे गुना हो गया और इन पॉइंट है और इन पॉइंट पर 1/2 होता है और 2 फलक पर उपस्थित है, 2 से 2 1 + 1 = 2 होगा, 1 + 1 = 2 होगा, यानी इसी का भी परमाणु संख्या 3 होता है। अब हम देखेंगे कि एसीसी एफसीसी बीसीसी ईसीसी को कैसे परिभाषित करेंगे। तो इसको परिभाषा कैसे लिखेंगे कि यदि कोई यूनिट सेल में परमाणुओं की संख्या परमाणु केवल कोण पर उपस्थित हो तो उसको हम एसीसी कहेंगे, अगर कोण के अलावा फेस पर उपस्थित हो तो उसको हम एफसीसी कहेंगे, अगर 8 कोण के अलावा बॉडी पर उपस्थित हो तो उसको हम बीसीसी कहेंगे, और यदि 8 कोण के अलावा इन पॉइंट पर उपस्थित हो तो उसे हम ईसीसी कहेंगे। आगे हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे कि पैकिंग एफिशिएंसी क्या है, पैकिंग एफिशिएंसी क्या है और एससीसी एफसीसी बीसीसी ईसीसी का पैकिंग एफिशिएंसी क्या है।